हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, क्लास 12th की फ़िज़िक्स का ये चैप्टर है और जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया है फ़िज़िक्स का, पर फिर भी जिन बच्चों को अगली बार एग्ज़ाम देना है उनके लिए मैंने ये क्लास डाली है। ठीक है, तो जल्दी से समझते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके पहले चैप्टर नहीं, टॉपिक। उसके पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक टाइप की युक्ति है, एक मशीन है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। अब ये अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? अगर तांबे के तारों की बनी हुई एक कुंडली हमारे पास है और उसी के पास में हमने तांबे के तार की बनी हुई दूसरी कुंडली रख दी और हमने पहली कुंडली में कहीं से करंट को प्रवाहित किया, तो जब इस कुंडली से होकर करंट बहेगा तो ये अपने आसपास क्या करेगी? एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेगी और इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। वो वैद्युत फ्लक्स आपकी दूसरी कुंडली से भी होकर के गुजरेगा और जब ये दूसरी कुंडली से होकर गुजरेगा तो इसमें भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जिसे हम कहते हैं ईएमएफ, और इसके कारण दूसरी कुंडली में भी धारा बहने लगेगी। यानी पहली कुंडली से प्रेरित होकर दूसरी कुंडली में भी धारा बहेगी। इसी को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण। यानी अन्य के ऊपर भी प्रेरण आ जाता है, इसीलिए हम इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन के लिए। यानी या तो आप इस कुंडली पे जितना वोल्टेज लगा रहे हैं उससे बढ़ा करके इस कुंडली से वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस कुंडली पर जितना वोल्टेज लगा रहे हैं उससे कम इससे प्राप्त कर सकते हैं। यानी क्या होता है? वोल्टता में परिवर्तन हो जाता है। वोल्टता में परिवर्तन के लिए किया जाता है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को कम या अधिक किया जा सकता है ट्रांसफार्मर के माध्यम से। अब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है ये समझते हैं। ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसके अनुसार मैंने बता दिया था कि जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है और उसके मान में परिवर्तन किया जाता है तो इसके पास रखी अन्य कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे दूसरी कुंडली में भी धारा बहने लगती है। ठीक है, तो यही एक सिंपल सा सिद्धांत होता है, बहुत ही छोटा सा, जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। अब आगे चलें, अगर देखें ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी होती है तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें नर्म लोहे की बनी पटलित आयताकार क्रोड होती है। यानी लोहे की बहुत पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके एक क्रोड बनाई जाती है और वो क्रोड कैसी होती है? ऐसी आयताकार होती है। ठीक है, सब तरफ से इसमें पटलित पट्टियाँ लगी होती हैं और इसमें यहाँ पर एक कुंडली लपटी होती है और एक उसके नीचे अब इस क्रोड में क्या होता है? एक तरफ तांबे के तार को लपेटकर प्राथमिक कुंडली बनाई जाती है और दूसरी तरफ तांबे के तार को लपेटकर द्वितीयक कुंडली बनाई जाती है। यानी इधर लपेटकर एक कुंडली और नीचे लपेटकर दूसरी कुंडली। फ़र्क क्या रहता है? एक तरफ का तांबे का तार मोटा होता है जबकि दूसरी तरफ का तांबे का तार पतला होता है, और दूसरा फ़र्क होता है फेरों की संख्या में। यानी एक तरफ तांबे के तार के अधिक फेरे रखे जाते हैं और दूसरी तरफ तांबे के तार के कम फेरे रखे जाते हैं। यही फ़र्क होता है और यही संरचना होती है। अब आगे हम संरचना समझते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए, अब इसमें क्या है, ये देख रहे हैं आप, तांबे के तार की पतली क्रोडों को मिला करके इसे बनाया गया है। फिर इसमें देखिए एक प्राथमिक कुंडली बनाई गई है, ऊपर कम फेरों की कुंडली है और मोटे तार की है, जबकि नीचे क्या है? पतले तार की कई सारे फेरों की कुंडली लगाई गई है। अब क्या होगा? जब इसमें हम यहाँ पे देखिए AC मेंस दिया गया है, तो यहाँ पर होकर के इस कुंडली से धारा बहेगी और इससे प्रेरित होकर इस कुंडली में भी धारा बहने लगेगी और हमें यहाँ से प्राप्त होगी। ठीक है, तो क्रोड को पटलित बनाने का क्या कारण होता है? क्योंकि भंवर धाराओं का प्रभाव कम हो जाता है। अब भंवर धाराएं क्या होती हैं?
जैसे कि ये आपका लोहे का टुकड़ा है, तो इसमें एक प्रकार की ऐसी धारा बहने लगती है। जब हम पटलित रोड बनाते हैं, पटलित मतलब क्या करते हैं, एक के ऊपर एक पट्टियाँ रखते हैं, तो एक भंवर धारा की दिशा अगर ऐसी होती है और नीचे वाली रोड में दिशा उसकी क्या होती है, उल्टी होती है, तो उल्टा होने की वजह से ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के भंवर धाराओं का जो हिस्सा है वो ख़त्म हो जाता है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि ऊर्जा का ज़्यादा ह्रास नहीं होता है। ठीक है, भंवर धाराओं का प्रभाव कम हो जाता है। अब क्या होता है, जिस प्रत्यावर्ती धारा को बदलना है उसे प्राथमिक कुंडली के सिरों पर लगाया जाता है, और बदलने के बाद जो वोल्टता होती है वो द्वितीय कुंडली के सिरों से प्राप्त होती है। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी उस वोल्टता को लगाएंगे जिसे हमें बदलना है, और बदलने के बाद जो हमें हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो इस वाली कुंडली के पास से मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई संरचना। अब इसके बाद आगे संरचना में ये समझना है कि प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में लिपटे तारों के फेरे ये निर्धारित करते हैं कि वोल्टता को कम किया जा रहा है या अधिक। अभी मैंने आपको बताया कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है कभी कभी, और द्वितीयक में ज़्यादा होती है, और कभी कभी क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में ज़्यादा होती है फेरों की संख्या और द्वितीय कुंडली में कम होती है। तो हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियाँ तैयार करनी होती हैं कि हमें वोल्टता को कम करना है या ज़्यादा करना है। यानी जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से ज़्यादा होती है तो आउटपुट वोल्टता कम प्राप्त होती है। जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक से कम रखी जाती है तो आउटपुट में अधिक वोल्टता प्राप्त होती है। ठीक, अब देखिए प्राथमिक के में कम है, फिर द्वितीयक में ज़्यादा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, हमें आउटपुट में अधिक वोल्टता प्राप्त होगी। और जब प्राथमिक में अधिक फेरे लिए जाएंगे और द्वितीयक में कम फेरे लिए जाएंगे तो हमें क्या होगा, कम वोल्टता प्राप्त होगी और हमारा ट्रांसफार्मर अपचाई कहलाएगा। यानी जब हम अधिक वोल्टता प्राप्त करते हैं तो हमारा ट्रांसफार्मर उच्चाई कहलाता है, और जब आउटपुट में कम वोल्टता मिलती है तो हमारा ट्रांसफार्मर अपचाई कहलाता है। तो यहाँ से आप उच्चाई और अपचाई टाइप के दो ट्रांसफार्मर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आगे हम देखते हैं कार्यविधि, यानी कि ट्रांसफार्मर की कार्यविधि क्या होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा में जिस प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता का मान बदलना होता है उसे प्राथमिक कुंडली के सिरों पर लगाते हैं, ये मैंने बताया था। फिर जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो प्रवाहित धारा का मान और दिशा समय के साथ बदलती रहती है, जिससे स्वप्रेरण के कारण एक वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। अब इसी वोल्टता के कारण क्या होगा, यानी प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, और फ्लक्स के मान में क्या होगा, समय के साथ परिवर्तन होता रहेगा। अब ये फ्लक्स द्वितीय कुंडली से होकर गुजरेगा और द्वितीय कुंडली में भी फ्लक्स का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अब जब द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन शुरू होगा तो उसी के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित उत्पन्न हो जाएगा, और जिससे क्या होगा, द्वितीय कुंडली के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। अब इसी विभवांतर को हमें क्या करेंगे, हम अपने आउटपुट के रूप में प्राप्त कर लेंगे। यानी एक कुंडली पे हमने क्या किया, तार को जोड़ दिया, इससे क्या हुआ, इसमें धारा बहने लगी, धारा के कारण इसमें फ्लक्स उत्पन्न हुआ, फ्लक्स में लगातार बदलाव हुआ, उसी बदलाव से क्या हुआ, वो फ्लक्स रेखाएं द्वितीय कुंडली में प्रवेश कर गई, इसमें भी फ्लक्स परिवर्तन हुआ, उसके कारण इसमें भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, और जिससे एक विभवांतर उत्पन्न हो गया, और इसी विभवांतर को हमने क्या किया, आउटपुट के रूप में प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर हम देखेंगे कोई सूत्र बनता है क्या, तो सूत्र बनेगा, अगर हमने मान लिया कि प्राथमिक कुंडली में हमने वोल्टता Vp लगाई है, द्वितीय कुंडली में हमने Vs लगाई है, यानी प्राथमिक कुंडली को हम प्राइमरी आर्मेचर भी कह सकते हैं और द्वितीय को क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी की वजह से Vp प्राइमरी के लिए और Vs सेकेंडरी के लिए। और इसी तरह अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को Np मान लें और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या Ns मान लें, तो हम ये पाते हैं कि Np/Ns बराबर Vp/Vs, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बटे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बराबर प्राथमिक कुंडली में लगाया गया विभवांतर बटे द्वितीय कुंडली में लगाया गया विभवांतर।
और बराबर क्या होता है स्मॉल n के, और स्मॉल n को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, टर्न रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सूत्र है, इससे आप निकाल सकते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर कितना दक्ष है। दक्ष मतलब कितना काम कर सकता है। अब ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से ज़्यादा होती है, यानी NP का मान द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS होती है। ठीक है, अगर NS का मान NP से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, निवेशी वोल्टता, क्योंकि NS NP से ज़्यादा है तो इसका मतलब VS VP से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है जो हमने प्राइमरी वोल्टता लगाई थी उससे हमें जो सेकेंडरी यानी जो हमें मिल रही है आउटपुट वोल्टता वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, ऊंचाई। जबकि अगर इससे विपरीत स्थिति में बात की जाए तो अगर द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होगी तो इस स्थिति में जो आउटपुट में हमें विभवांतर प्राप्त होगा उसका मान जो हमने इनपुट में विभवांतर दिया था प्राथमिक कुंडली में उससे कम होगा। तो इस स्थिति में हमारा ट्रांसफार्मर अपचायी ट्रांसफार्मर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर की। आदर्श ट्रांसफार्मर मतलब यानी एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें ऊर्जा ह्रास क्या होता है, 0 के बराबर। आदर्श हम किसी चीज़ को तब कहते हैं जब उसमें किसी चीज़ का नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता जिसमें क्या होता है ऊर्जा ह्रास 0 हो, उसी को हम आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं, जिसकी दक्षता क्या होती है 100% होती है। लेकिन वास्तव में ये संभव नहीं है। किन्हीं न किन्हीं कारणों से हमारे ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है, जिससे हमारी दक्षता केवल 95% तक रह जाती है। अब ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास के कारण और उससे बचने के उपाय क्या क्या हैं ये जान लेते हैं। देखिए, पहला होता है चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण। चुंबकीय फ्लक्स में किस तरह से क्षरण होता है ये समझते हैं। आप जानते हैं कि प्राथमिक कुंडली से जो चुंबकीय फ्लक्स निकलता है वो पूरी तरीके से द्वितीय कुंडली को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि कुंडलियाँ क्या होती हैं, दोनों अलग अलग तरह से बनी होती हैं। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि यहाँ से 10 रेखाएं निकली तो उसमें से कुछ इधर उधर भी चली जाती हैं, तो पूरी तरीके से सब पूरा का पूरा चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त नहीं हो पाता। तो इसी वजह से क्या होता है, क्षरण हो जाता है। और इस हानि को कम करने के लिए क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही द्वितीय कुंडली को लपेटा जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आयताकार बनाते हैं ट्रांसफार्मर को। जहाँ प्राथमिक कुंडली लपटी है उसी के एग्जैक्ट नीचे द्वितीय कुंडली लपेटी जाती है। फिर उसके बाद दूसरा, कुंडली का प्रतिरोध। अब हम जानते हैं कि तांबे की तारों की बनी हुई कुंडली है, तो तारों का कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी होगा, और उस प्रतिरोध के कारण क्या होगा, ऊर्जा की हानि हो जाएगी। प्रतिरोध के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों में टक्कर होगी, और टक्कर के कारण वो ऊर्जा को मुक्त कर देंगे। तो इसको कम करने के लिए कुंडली को मोटे तारों से बनाया जाता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि तार का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होता है प्रतिरोध उसका उतना ही कम हो जाता है, तो इसीलिए मोटे तारों की कुंडली का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरी बात हो गई भंवर धाराएँ। अब मैंने आपको बताया था भंवर धाराएँ क्या होती हैं। एक लोहे का टुकड़ा है तो इसमें क्या होगा, एक प्रकार की धारा उत्पन्न हो जाएगी जिसकी एक निश्चित दिशा होती है। अब क्या करते हैं, इसीलिए हम पटलित कुंडली को बनाते हैं पटलित क्रोड से। तो इससे क्या होता है, एक बार की भंवर धारा की दिशा अगर इस दिशा में है तो अगले वाले में क्या होगा, उससे उल्टी दिशा में पैदा हो जाएगी धारा। तो जिससे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगी। तो इस वजह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्रोड की धातु में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इससे भी धातु गर्म हो जाती है और विद्युत ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्रोड को पटलित कर दिया जाता है। अब चौथा आखिरी कारण है शैथिल्य हानि। इससे क्या होता है, जब प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र पूरा होता है, यानी आप जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा कैसे चलती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब इसका एक पूर्ण चक्र पूरा होता है तब चुंबकन का भी एक चक्र पूरा हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि धातु में जब धारा बहती है तो वो चुंबकित हो जाती है, तो चुंबकन का भी एक चक्र पूरा हो जाता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, शैथिल्य हानि होती है। तो उसी शैथिल्य हानि से बचने के लिए हम क्या करते हैं, नर्म लोहे की क्रोड को बनाते हैं। अगर आपने कभी ट्रांसफार्मर को देखा हो तो उसमें लोहे की बहुत पतली पतली पत्तियाँ एक के ऊपर एक ऐसे चिपकी होती हैं, और वो इतनी पतली होती हैं और इतनी नर्म होती हैं कि उन्हें आप आराम से हाथ से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नर्म लोहे की क्रोड को बनाया जाता है। तो आई होप आपको
क्लास आपकी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ठीक है। अब इसके बाद में आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तो केमिस्ट्री के लिए वीडियो पढ़ना जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। और तब तक के लिए क्लास 10th के बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, उनके लिए भी लगातार क्लासेस पढ़ रही हैं। और साथ में जो CBSE बोर्ड में आपके भाई बहन हों उन्हें भी बता दीजिए, उन्हें भी क्लास 10th की एक क्लास पढ़ चुकी है, एक आज ही आपको मिल जाएगी उम्मीद है। और इसके साथ में और भी सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।